नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज का यह वीडियो आपको विज्ञान से संबंधित है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो अंत तक देखें ताकि ये वीडियो आपको समझ में आए। और चैनल सब्सक्राइब इसीलिए करिए ताकि इस टॉपिक का जो अगला भाग है, अगले भाग का जो वीडियो है वो आपको अगले तुरंत से तुरंत आपको मिल जाए। इसीलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। चलो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। हम आज का टॉपिक है हमारा कक्षा 8वीं के अंतर्गत सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे प्रकरण बल और दाब। बल और दाब ये प्रकरण है। इस प्रकरण के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चलो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बल का अर्थ, उसके पश्चात संपर्क और असंपर्क बल, उसके पश्चात हम पढ़ेंगे संतुलित और असंतुलित बल, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, उसके पश्चात जड़त्व, इंटीरिया जड़त्व। चलो बारी बारी से हम इनका अध्ययन करते हैं। क्या है बल का अर्थ? बल का अर्थ, बल किसे कहते हैं? बच्चों आपको याद होगा, आप थोड़ा याद करिए। किसी स्थिर वस्तु का, किसी स्थिर वस्तु पर बल क्रियाशील न हो तो वह स्थिर ही रहती है। गतिशील वस्तु पर बल क्रियाशील न हो तो वह उसी वेग से, वह उसी दिशा से सतत गतिशील रहती है। यह न्यूटन का गति का संबंधी पहला नियम है कि नहीं? इस नियम के आधार पर हम आगे बल के जो है उसके बाकी प्रकार जो हैं वो देखेंगे। संपर्क और असंपर्क बल, कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अभी बच्चों मैं आपके सामने कुछ चित्र डालने जा रहा हूं, चित्र दे रहा हूं, आप उसके ऊपर गौर करिएगा जरा। ये चित्र आपने देखा ही होगा। देखिए इस चित्र में आप क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति जो है वो मोटर ढकेलने का काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा चित्र है आपके सामने, देखिए इस चित्र में रूठे हुए कुत्ते को एक व्यक्ति, एक बच्चा उसको जबरदस्ती मनाने का और खींचता हुआ नजर आ रहा है। तीसरे चित्र में एक खिलाड़ी फुटबॉल को गेंद से किक मार रहा है, बराबर। अब इससे क्या स्पष्ट होता है? इन सभी चित्रों में वस्तु और व्यक्तियों के बीच में अंतरक्रिया हो रही है। अंतरक्रिया होने के साथ साथ उसमें वो जो बल प्रयुक्त किया जा रहा है, इस चित्र में हाथों के द्वारा, इस चित्र में भी हाथों के द्वारा खींचकर, और इस चित्र में पांव से किक मारकर, बराबर। अब अगले, तो इससे हम क्या कह सकते हैं? इससे हम कह सकते हैं कि संपर्क, एक दूसरे के साथ में इनका क्या हो रहा है? संपर्क हो रहा है। गाड़ी का हाथों के साथ, रस्सी और इसका, फिर फुटबॉल और पांव का। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पिंड जो है एक का दूसरे के साथ सीधे संपर्क होता है, और संपर्क के कारण अथवा एक और पिंड के द्वारा किए गए संपर्क के कारण बल प्रयुक्त हुआ दिखाई देता है, और इस प्रकार के बल को हम संपर्क बल कहते हैं। समझ रहे हैं? संपर्क बल क्या होता है? मतलब एक दूसरे वस्तु और पिंड और व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद वह संपर्क होता है, इसीलिए उसे संपर्क बल कहते हैं। अभी मैं आपके सामने कुछ और चित्र दिखा रहा हूं, आप गौर करिए जरा। कुछ घटनाएं होती है, देखिए जरा। पहली घटना देखिए, नारियल का पेड़ है। नारियल के पेड़ से क्या हो रहा है? नारियल का पेड़ से नारियल नीचे गिर रहा है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह जो हो रहा है ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है कि नहीं?
दूसरा चित्र देखिए आप, बिल्कुल आपने छोटे, जब छोटे होंगे तो आपने इनको करके देखा ही होगा। कंघी से बालों पर रगड़ी हुई जो कंघी है और टेबल पर रखे हुए कागज के टुकड़ों की ओर वो आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि कंघी पर विद्युत आवेश उत्पन्न होता है और वह टुकड़े को प्रेरित विद्युत आवेश होने के कारण कंघी और टुकड़ों में स्थिर जो विद्युत बल जो प्रयुक्त होता है, उसी के कारण जो कागज के टुकड़े हैं वह कंघी के साथ चिपक जाते हैं। अभी अगला चित्र देखिए, ये देखिए, ये चुंबक है और चुंबक के साथ में क्या है, कुछ कीलें आ रही हैं, बराबर, कीलें आ रही हैं। तो इससे क्या होता है, ये दोनों सिरों से, ये साउथ और ये दोनों सिरों से यह जो है कीले जो है वह चुंबक को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। क्यों? क्योंकि चुंबक है। तो इससे क्या होता है, स्नायु बल से संपर्क बल का उदाहरण है। हमारे जो शरीर की जो स्नायु है, पेशियां जो होती है, मजीद उससे पिंडों पर जो है प्रयुक्त बल दिया जाता है, जैसे उठाना, ढकेलना, खींचना, ऐसी अनेक क्रियाओं से यह प्रयुक्त होता है। इसके विपरीत क्या होता है, कुछ जैसे ये चुंबक है, चुंबक से वो खींचे जा रहे हैं। कंघी है, कंघी से भी स्थिर विद्युत आवेश बल के कारण वो कागज के टुकड़े हैं वह चिपक जा रहे हैं। गुरुत्वीय बल के कारण नारियल जो है वो नीचे गिर रहा है। तो इसमें जो है ये प्रयुक्त हो रहा है क्या, संपर्क हो रहा है क्या? नहीं, इसमें संपर्क नहीं हो रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो उदाहरण है यह असंपर्क बल के उदाहरण है। चलो देखते हैं, एक और एक उदाहरण है हमारे पास। देखिए क्या है असंपर्क बल का। देखिए क्या है ये दो बोतल हैं, राइट, दो बोतल हैं। दो बोतलों को क्या किया गया है, दो बोतलों को पानी से भर दिया है। बोतलें चुंबक की ओर इस प्रकार से तैरते हुए छोड़ना है जिससे कि एक दूसरे के पास जाएं। अब चुंबक के विरुद्ध, अब देखिए इधर चुंबक, इधर ये चुंबक, ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। मतलब ये साउथ और ये नॉर्थ जब आपस में मिलते हैं, एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, तो क्या होंगी, जो बोतलें जो होंगी वो एक दूसरे के पास आ जाएंगी, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों ध्रुव जो है आपस में मिल जाते हैं। उसका निरीक्षण करना है आपको। और उसके बाद में जब बोतलों की अगर आप दिशा बदल दोगे, बोतलों की दिशा बदल दोगे तो भी वह आपस में क्या हो जाएगी, संपर्क करेंगे। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि दो वस्तुओं में संपर्क न होने पर भी उन दो पिंडों पर बल प्रयुक्त होता हुआ दिखाई देता है। संपर्क न होने पर भी उसमें बल प्रयुक्त होता दिखाई देता है। तो इस प्रकार के बल को हम असंपर्क बल कहते हैं। क्या कहते हैं? असंपर्क बल कहते हैं। आगे आगे का मुद्दा है हमारा संतुलित और असंतुलित बल। अब संतुलित और असंतुलित, इसमें क्या है देखिए जरा, आपने ये चित्र तो आपने देखा ही होगा। देखिए ये चित्र आपने देखा है, एक टेबल है। टेबल पर क्या लेना है, टेबल पर आपको क्या लेना है, खाली खोखा लेना है। टेबल पर उसके दोनों ओर आपको डोरी अथवा मजबूत धागा बांधकर आकृति में दिखाए अनुसार खोखा समतल पृष्ठभाग वाले मेज पर रखना है। ये जो खोखा है देखो, समतल पृष्ठभाग वाले मेज पर रखना है। उसके पश्चात क्या करना है, धागा मेज के दोनों बाजू में, धागा जो मेज के दोनों बाजू में नीचे लेना है, उनके सिरों को पलड़े बांधना है। इन दोनों को धागे को सिरों को यहाँ पलड़े बांधना है और उन पलड़ों में समान द्रव्यमान वाले कोई भी वजन रखना है। समान द्रव्यमान मतलब किसी वस्तु, कोई भी अगर वस्तु रख रहे हैं तो उसका जो द्रव्यमान जो होगा वो एक समान होगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जो खोखा जो है वह खोखा एक स्थिर जगह पर दिखाई देगा। पलड़े में समान द्रव्यमान होने पर पलड़े का जो समान गुरुत्वीय बल जो है वह क्रियाशील होता है, क्योंकि इधर भी समान है, इधर भी समान है। जब दोनों तरफ समान होता है तो उसके ऊपर गुरुत्वीय जो बल होता है वह स्थिर होता है, समान होता है। खोखे पर संतुलित बल जो है वह क्रियाशील होता है। यहाँ जो बल जो होता है वह संतुलित होता है।
बलों की दिशा विपरीत होने के कारण परिणामी बल जो होता है वह शून्य होता है। मतलब बल की दिशा विपरीत, मतलब ये जो द्रव्यमान है ये इस तरफ खींच रहा है और ये जो द्रव्यमान उस तरफ वाला द्रव्यमान वो उस तरफ खींच रहा है, इसीलिए क्या है वह दोनों तरफ खींचा जा रहा है। इसीलिए जो बल जो है यहाँ पर, यहाँ जो बल जो है वह शून्य मिल रहा है, यहाँ शून्य बल मिल रहा है, किसी प्रकार का कोई बल नहीं है, इसीलिए खोखा यह स्थिर है। इसके विपरीत यदि किसी एक पलड़े में अधिक द्रव्यमान रखा हो, इसके विपरीत अगर आप किसी पलड़े में, समझो इस पलड़े में आपने 2 किलोग्राम रख दिया, 2 किलोग्राम द्रव्यमान रख दिया और इस तरफ 1 किलोग्राम द्रव्यमान रख दिया, 1 किलोग्राम द्रव्यमान भार रख दिया, तो सिंपल सी बात है कि जब जिस तरफ वजन या द्रव्यमान ज्यादा होगा उस तरफ ये पलड़े की दिशा जो होगी वो नीचे आएगी, राइट, ज्यादा आएगी, और इस तरफ कम हो जाएगी। खोखे पर दोनों ओर से जो है असमान बल होगा, असमान बल मिलेगा, और असमान बल होने के कारण वो संतुलित नहीं होगा, संतुलित बल क्रियाशील हो जाता है, असंतुलित जो बल है वह क्रियाशील बदल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप खोखे में गति प्राप्त होती है। मतलब एक खोखा जो है वह इधर खिसकने लगता है। इससे क्या पता चलता है, किस निष्कर्ष पर हम निकलेंगे? इससे किसी वस्तु पर एक ही दिशा में अनेक बल लगाने पर, किसी वस्तु पर एक ही दिशा में अनेक बल लगाने पर उनके योगफल के बराबर उस वस्तु पर बल प्रयुक्त होता है। दूसरा, यदि दो बल एक ही वस्तु पर परस्पर विपरीत दिशा में लगाए जाएं तो उनके अंतर में के बराबर बल उस वस्तु पर प्रयुक्त होता है। मतलब जो भी वस्तु हम, जैसे वस्तु क्या हमारी खोखा है उसके ऊपर प्रयुक्त होता है। तीसरा, बल यह परिमाण तथा दिशा, जैसे अभी परिमाण तथा दिशा दोनों द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिए बल परिणाम, जैसे परिणाम हमने अभी बोला ना किलोग्राम, ये किलोग्राम, और दिशा मतलब इस तरफ और उस तरफ, तो हम ये कह सकते हैं कि बल यह परिणाम तथा दिशा इन दोनों द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसीलिए बल क्या है, एक सदिश राशि है। बल क्या है, सदिश राशि है, आपको इसको समझना है, बल एक सदिश राशि है। ठीक है, आगे हम चलते हैं जड़त्व, एंथेरिया और उसके प्रकार। जड़त्व क्या होता है और उसके प्रकार क्या होते हैं। अब ये देखिए आपके सामने एक आकृति आई है, इस आकृति को आपने देखा होगा, शायद आपने किया भी होगा ये प्रयोग। सबसे पहले क्या है, देखिए ग्लास है, ग्लास के ऊपर एक गत्ता रखा हुआ है और गत्ते के ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है 5 रुपए का। कितने रुपए वाला, 5 रुपए वाला कॉइन रखा हुआ है। आगे आप क्या करोगे, देखिए आगे आप इसे एक मुट्ठी से उंगली से उसे आप ढकेलोगे, गत्ते को जोर से ऐसे ग्लास को पकड़ करके गत्ते को उंगली से ऐसे ढकेलोगे, तो ये जो गत्ता है, ये गत्ता जो है वो निकल आएगा, इस तरह से बाहर निकल आएगा, और ये जो कॉइन है वह कॉइन जो है वो कहाँ चले जाएगा, ग्लास के अंदर चला जाएगा, बराबर। तो पिंड जो है वो गति की जिस अवस्था में होता है, पिंड मतलब कोई भी है, समझे ये पिंड हो, तो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहने की प्रवृत्ति को उसका जड़त्व कहते हैं। जड़त्व क्या होता है कि जो भी पिंड होता है, वस्तु मानो समझो, तो जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में अगर वो रहता है, उसकी प्रवृत्ति उसी अवस्था में होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। जड़त्व के प्रकार तो देखिए 3 प्रकार होते हैं कि विरामावस्था का जड़त्व। विरामावस्था का जड़त्व मतलब क्या, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि जब उसका जो गुणधर्म क्या है, स्वाभाविक गुणधर्म, उसका जो पिंड का जिस स्वाभाविक गुणधर्म के कारण अपने विरामावस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता, उसे विरामावस्था का जड़त्व कहते हैं। मतलब वो जैसा है वो वैसे ही रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरा देखो, गति का जड़त्व। अब गति का जड़त्व क्या है, पिंड की जिस स्वाभाविक गुणधर्म के कारण अपनी गतिशील अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता, गतिशील अवस्था में वह परिवर्तन नहीं कर सकता, उसे गति का जड़त्व कहते हैं, गति का जड़त्व कहते हैं। उदाहरण के लिए आपके घर में जब वो पंखा लगा होता है, बिजली का पंखा लगा हुआ है, उस पंखे को घूमने के बाद बंद करने के घूम रहा होता है, लेकिन आप जब उसे स्विच ऑफ कर देते हो, बंद कर देते हो,
तो फिर भी वो क्या है, थोड़ी देर के लिए क्या होता है, घूमते रहता है। ये इसीलिए वो गति उसको मिलती रहती है, जड़त्व, क्योंकि वो गति जो है उसके अंदर समाई हुई है पहले से। जड़त्व है ना उसमें, जड़त्व जड़त्व है, समाई हुई है। तो बंद करने के बावजूद भी वह थोड़ी देर घूमते रहता है। वैसे एक उदाहरण देखते हैं। वैसे क्या होता है, बस जब अचानक रुक जाने से बस में बैठे यात्री जो हैं कैसे आगे की ओर ढकेले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे चक्के में जड़त्व होता है, उत्पन्न होता है, वैसे ही हमारा जो शरीर जो है वह आगे की ओर ढकेला हुआ जाता है। तो इसे हम क्या कौन सा कहते हैं, गति का जड़त्व कहते हैं। अगला हम देखते हैं दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व क्या कहता है कि पिंड के जिस स्वाभाविक गुणधर्म के कारण वह अपनी गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता, गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता, उसे हम दिशा का जड़त्व कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है कि वाहन जैसे सीधी सरल रेखा में गतिशील होता है, अचानक उसके ऊपर हमने ब्रेक मारा या ब्रेक मार करके मुड़ने की दिशा में वह परिवर्तित हो जाते हैं। वाहन सीधी सरल रेखा में गतिशील होने पर अचानक मुड़ने पर यात्री जो है वह विपरीत दिशा में फेंके जाते हैं। जैसे अगर हम कोई बस चल रही होती है, अगर बस बाईं ओर मुड़ जाती है तो हमारा जो संतुलन है वह दाहिनी ओर चला जाता है। तो हमारा जो दिशा जो है, हमारे जड़त्व की जो दिशा में जो है वो परिवर्तन हो जाता है ना। इसीलिए वह परिवर्तन जो हो जाता है, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, वो दिशा का जड़त्व है। ऐसे तीन प्रकार के दिशा के जड़त्व होते हैं। तो बच्चों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और इस वीडियो के अंत आगे वाले भाग के लिए आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।